हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेके आज फिर से मैं आ चुका हूं। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर पूरा बहुत दिन से मैं वीडियोस छोड़ रहा हूँ, तो आई होप आपने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छे से समझ लिया। पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जाना था, अलग अलग चीज़ क्या है, बायो-सावर्ट लॉ से शुरू करके एम्पियर्स लॉ। उसके बाद हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर हिस्टेरेसिस, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये सब पढ़ा। फिर लास्ट वीडियो में मैंने अर्थ का मैग्नेटिज्म भी आप लोगों को पढ़ाया था। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं उससे रिलेटेड टॉपिक, लेकिन थोड़ा अलग, मतलब ये इंड्यूस होगा करंट यहाँ पर। तो उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जो बोलूँगा उसको अच्छे से समझिए और कोई भी क्वेश्चन आप नहीं फंसेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक आइडियाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर फैराडेज और लेंस लॉ पढ़ेंगे। अभी सर ये क्या है, सबसे पहले ये इसका बारे में पढ़ने से पहले चीज़ क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया कहाँ से सर, ये बात क्या है, ये चीज़ क्या है। तो इसके लिए देखिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जिक्र थोड़ी देर पहले किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग किसका बात बोलते हैं, ओएस्टेड के बारे में। तो ओएस्टेड ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया था कि एक करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी करंट से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। हमने ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बोला था, करंट से क्या बन रहा था, करंट से बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड। तब बहुत सारे साइंटिस्ट के मन में क्वेश्चन आया कि अगर करंट से हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग कर दे, मतलब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या करंट क्रिएट नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत दिनों से इसका और चर्चा कर रहा था। अल्टीमेटली माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जो हम लोग पढ़ेंगे। फैराडेस लॉ पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे फैराडे ने अपना लॉ में ये सब के बारे में स्टडी किया था, इन सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग फैराडेस लॉ, फिर हेनरी का भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, सब अलग अलग चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली बहुत सारे साल से साइंटिस्ट का बहुत सब क्वेश्चन था। वहाँ के उस टाइम के सबसे एक मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था, इन्होंने कहा भी था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड शुड प्रोड्यूस करंट। इन्होंने कहा भी था क्या, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड शुड प्रोड्यूस करंट। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड शुड प्रोड्यूस करंट। अल्टीमेटली हमारे हेनरी और फैराडे ने इंडिपेंडेंट एक साथ काम नहीं किया, दोनों ने अलग अलग अपने काम किया और अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को उन्होंने सही प्रूव किया। तो यहाँ पर हेनरी और फैराडे दोनों का अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे। हेनरी भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस जमाने के, और फैराडे भी बहुत इंपॉर्टेंट उस समय के साइंटिस्ट थे। दोनों ने अपना इंडिपेंडेंट, कोई भी एक साथ नहीं, दोनों ने अपना इंडिपेंडेंट अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये जो प्रूव है कि मतलब करंट कहाँ से मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल रहा है, इसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया। इसी फेनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फेनोमेना है, अभी फैराडे का एक्सपेरिमेंट किया वो हम लोग सब सीखेंगे। तो कोई आपसे पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय a magnetic field या by a time varying magnetic field is called electromagnetic induction। मतलब हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जब मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, तब जब करंट बनता है, उसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है, इसी फेनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब ये कैसे होता है, इसके पीछे फिजिक्स क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा बात सुनिए, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का अंदर कुछ भी चेंज आएगा, तब एक कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। इस फेनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे फैराडेस के लॉ से। तो फैराडेस लॉ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग फैराडेस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था,
तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। सो देख लेते हैं फैराडेस का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। सो फैराडेस एक्सपेरिमेंट्स। तो अलग अलग केस में फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे का ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या किया था देखिए। तो सबसे पहले उन्होंने 4 अलग अलग केसेस स्टडी किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, एक कॉइल लिया था और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर दिया था। ये क्या था, एक गैल्वेनोमीटर। लेकिन यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं था। ये कॉइल है जिसके अंदर करंट कॉन्डक्ट हो सकता है, लेकिन इनिशियली कुछ करंट नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है सर, गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। मतलब गैल्वेनोमीटर आप लोग को दे देगा कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसा एक अरेंजमेंट फैराडे ने लिया था। और यहाँ पर उन्होंने लिया था एक बार मैग्नेट लिया था, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर। तो जब उन्होंने देखा कि नॉर्मल जब इस केस में था कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब इस केस में है ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तब करंट कितना था, 0 था, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ साउथ भी ऐसा था, और अगर मेरा मैग्नेट का इधर साउथ और इधर नॉर्थ होता तभी भी करंट इधर 0 ही होता है। तो क्या हुआ, तब देखा फैराडे ने देखा ऐसे मैं रख दे रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने इस मैग्नेट को धीरे धीरे कॉइल की तरफ लाना शुरू किया, उन्होंने कॉइल की तरफ लाना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जा रहा है। इस कॉइल कैसा उनको पता चला, इस गैल्वेनोमीटर से। जब ये कॉइल इस तरफ आ रहा है, मैग्नेट जब कॉइल की तरफ आ रहा है, तब उन्होंने देखा कि ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर जा रहा है। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है ये हम लोग थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी इधर आ रहा है करंट फ्लो कर रहा है, जब भी मैग्नेट हमारा कॉइल के पास, कॉइल में कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, ये जो पूरा कॉइल है उधर कहीं भी कोई बैटरी नहीं है, ये मैग्नेट से ही इंड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, तो मतलब जब नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अच्छे से याद रखना कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और उन्होंने देखा तो ठीक है करंट हो गया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। अब उन्होंने ये फर्स्ट था, अभी उन्होंने फिर से ये वाला कॉइल लिया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रखा। ठीक है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रखा और नॉर्थ साउथ। अब उन्होंने क्या किया, मैग्नेट तो इधर आ रहा था, अब मैग्नेट को इस तरफ लेकर चल जा रहा है, दूर लेकर चल रहा है। मतलब ये था नॉर्थ पोल अप्रोचिंग, ये नॉर्थ पोल रिसीडिंग। जब नॉर्थ पोल रिसीड हो रहा है तब उन्होंने देखा तभी भी करंट फ्लो कर रहा है, आने से भी करंट फ्लो कर रहा है, जाने से भी करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन क्या बात हुआ इधर, केस ये हुआ कि जब मैग्नेट जा रहा था तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ सर, चेंज हो गया। मतलब इस तरफ था तो करंट का डायरेक्शन अभी चेंज हो गया, अभी सडनली करंट क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू कर दिया। तो मतलब नॉर्थ पोल जब अप्रोच कर रहा था तब करंट था एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल जब रिसीडिंग मतलब चला जा रहा है लीविंग, तब करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अभी सेम थिंग उन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि जब हम साउथ पोल को अप्रोच कराएंगे, मतलब मैग्नेट को घुमा देंगे, तो मैग्नेट को मैं अगर ऐसे करके मैग्नेट को मैं घुमा दूं, मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेट को घुमा दूं, तब अगर मेरा साउथ पोल अप्रोच करेगा तभी भी इसमें करंट फ्लो करेगा। उन्होंने देखा मैग्नेट को मैंने घुमा दिया, अभी साउथ पोल अप्रोच कर रहा है कॉइल की तरफ, साउथ पोल अगर कॉइल की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इधर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सर, तब करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट फ्लो कर रहा है तभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए साउथ पोल जब अप्रोच कर रहा है तब करंट फ्लो कर रहा है। ये मन से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ये पूरा एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ फैराडे का। पूरा फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है पूरा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कैसे उन्होंने किया था। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लास्ट एक ही केस बाकी है, साउथ पोल दूर चला जाएगा। फिर उन्होंने जब ये मैग्नेट को इधर ऐसे रख दिया और ये मैग्नेट को रख दिया यहाँ पर, और अब धीरे धीरे दूर ले जा रहा है, द साउथ पोल रिसीडिंग, तब उन्होंने देखा तभी भी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इधर फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर करंट फ्लो कर रहा है तभी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए चार्ट तो सेटअप एक्सपेरिमेंट है। मैं इधर अगर छोटा करके एक चार्ट बनाऊं, इधर चार्ट बनाऊं तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेट, और यहाँ पर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे क्या, कौन सा डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला केस अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला देखिए कि क्या है, नॉर्थ पोल अप्रोचिंग। तो नॉर्थ पोल अप्रोच, नॉर्थ पोल अप्रोच, तो जब नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तब करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सर, जब नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अभी डायग्राम में हम लोग फिर से वापस जाएंगे। देखिए नॉर्थ पोल अप्रोच कर एंटी क्लॉकवाइज, दिखने में कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, नॉर्थ एन, तो मतलब लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद क्या है, नॉर्थ पोल रिसीडिंग, मतलब दूर चला जा रहा है, तो नॉर्थ पोल रिसीडिंग, नॉर्थ पोल रिसीडिंग। अगर नॉर्थ पोल मेरा रिसीड करेगा, दूर चला जाएगा, तब कौन सा डायरेक्शन होगा, तब ये होगा मेरा क्या, क्लॉकवाइज होगा। देखिए क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल जब रिसीडिंग हो रहा है तो यहाँ पर हमारा फ्लो किया क्लॉकवाइज, यहाँ पर फ्लो हुआ क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर जब साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, जब साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, साउथ पोल अप्रोच, तभी भी करंट क्या फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। देखिए साउथ पोल अप्रोच तो क्या डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज। और जब साउथ पोल रिसीड हो रहा है, रिसीडिंग हो रहा है, तब कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तब साउथ पोल रिसीड हो रहा है, तब कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है बोलिए, तो तब हमारा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा सेट ऑफ क्या था, ये दिस आर द फैराडेस एक्सपेरिमेंट्स। ये हमने क्या पढ़ा, दीज आर नथिंग बट फैराडेस एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ से फैराडे ने कंक्लूड किया कि जब भी हमारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट एक बात बोलो मैं याद से याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने इधर बात एक मेंशन किया, दो क्या फ्लक्स, अभी वो क्या है वो मैं अभी बोलूँगा आप लोगों को। तो फैराडे ने बोला जब भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के बाद ही क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ने फैराडे ने यह कंक्लूड किया। तो फैराडेस के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, एक मैग्नेटिक, जब मैग्नेट सामने आ रहा है या दूर चला जा रहा है, उधर फ्लक्स का चेंज हो रहा है, और फ्लक्स का चेंज होने की वजह से करंट क्रिएट हो रहा है या एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन ये फ्लक्स है क्या, तो ये वाला समझ गए बच्चों, व्हाट आर द फैराडे एक्सपेरिमेंट, ये वाला समझ गए। और ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग अगर नहीं लिखे, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, 3 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 डन, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है सर। सो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था, याद है गॉस लॉ के उधर, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जब गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, याद कीजिए, मीटर, जब तक मैं मिटा रहा हूँ याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through a surface is called electric field lines। तो ये is called electric flux। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम लोग फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing normally through a surface, the number of magnetic field lines passing normally through a surface is called magnetic flux phi। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझाऊं, तो देखिए ये मेरा, अगर क्या बोलिए, ये मेरा एक सरफेस है, तो इसका इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखिए
यहाँ पर मेरा इस तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और इसका यूनिट वेक्टर अगर मेरा इस तरफ है, इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर यूनिट वेक्टर बोल दे रहा हूँ, एरिया वेक्टर इस तरफ है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी डॉट डी ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब ये वाला है जनरल डेफिनेशन और मेरा अगर इंटीग्रेट का फॉर्म में करूँ तो बी डॉट डी ए, इस फॉर्म में भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मेरा एक कॉइल रहा जिसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, कोई भी कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, तब मेरा फाई होगा n b डॉट a, ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग फाई इक्वल्स टू n इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी ए, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं या ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी फॉर n टर्न से ये है हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और a क्या है यहाँ पर, a इज द एरिया ऑफ लूप, a is the area of loop and b is the magnetic field intensity, या मैग्नेटिक फील्ड आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। सो ये वाला मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, देखिए यूनिट क्या है, b का यूनिट टेस्ला, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ फाई मतलब क्या है, यूनिट ऑफ हमारा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो b का यूनिट क्या है, टेस्ला, तो टेस्ला, और मतलब ऐसा यूनिट बोल रहा हूँ, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसी को बोला जाता है क्या बोलिए तो वेबर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ क्या, एसआई यूनिट ऑफ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और सिमिलरली इसका सीजीएस यूनिट को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल, mx, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ किसका, सीजीएस यूनिट ऑफ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हमारा वेबर का डेफिनेशन क्या है, वो हम लोग अभी नहीं बोलेंगे, जब हम लोग फैराडेस लॉ पढ़ेंगे, फैराडेस लॉ से हम लोग वेबर को डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ देख के रखिए, वेबर मैक्सवेल सबको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, इसी वीडियो के अंदर हम लोग दोनों को डिफाइन करेंगे। पहले ये समझ लीजिए यूनिट है कैसे डिफाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फैराडेस लॉ, अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स से आप लोग को न्यूमेरिकल दूं तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। अगर आपको बोल दे ऐसा, एक इजी क्वेश्चन ही देता हूं, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज 100 टर्न्स if magnetic field through it be 5 Tesla, find the magnetic flux। तो ये है हमारा क्वेश्चन, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस बोल दिया है और उसके अंदर क्या है 100 टर्न्स, तो 100 टर्न्स है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू क्या है 5 टेस्ला, तो उससे हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 5 टेस्ला और हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 100, और हमारा रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर, क्योंकि टेस्ला है तो मैं ऐसा यूनिट में लेके जाऊंगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा πr², क्योंकि देखिए क्या कॉइल बोला है, सर्कुलर कॉइल, तो πr², तो मैं इसको 22/7 × 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फॉर्मूला क्या पता है, फाई इक्वल्स टू NBA, तो NBA तो N क्या है 100, B क्या है 5 टेस्ला और A क्या है 22/7 इंटू इसका होल स्क्वायर करने से क्या आता है 4 × 10⁻⁴, तो क्या होगा इधर 4 × 22, इसको मैं अगर 3.14 भी डायरेक्ट लिख दूँ उतना अगर नहीं करके, तो 5 × 3 14, तो यहाँ पर होगा क्या बोल रहा हूँ 5 × 3 जब 14, 5 4 22 7, तो और 5 से 15, 15.7 × 4,
और ये क्या है 100 10⁻²। तो अल्टीमेटली क्या आएगा 28 2 22 4 1 4 6 6.28 इंटू 10⁻², मतलब 0.628 वेबर। ये तो हमारे आंसर क्या आ गया 0.628 वेबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसा करके हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन देगा हम लोग ऐसे करके प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? कुछ भी डाउट होता है तो मुझे पूछना, सर मैग्नेटिक फ्लक्स समझ नहीं आया। तो फ्लक्स अगर समझ गए, अभी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, अभी फ्लक्स हम लोग समझ गए, अभी हम लोग धीरे धीरे फैराडेस का लॉ पढ़ेंगे। तो फैराडे ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इधर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो वहां से फैराडे ने अपना दो इंपॉर्टेंट लॉ दिया, जिन दोनों लॉस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के लिए हमें जानना ही जाना पड़ेगा। हमारे लिए मतलब वो क्या है बोलिए तो, वो मतलब गॉस्पेल है हमारे लिए। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे मतलब कुछ सीखने के लिए जो हमें एकदम जो मंत्र चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखने के लिए हमें जो मंत्र चाहिए वो मंत्र ही है फैराडेस लॉ और लेंस लॉ। फैराडेस लॉ लेंस लॉ दोनों को नहीं, अगर नहीं जानते तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप सीख ही नहीं पाएंगे। द मंत्र फॉर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज फैराडेस लॉ एंड लेंस लॉ। ठीक है? सो नाउ फैराडेस लॉस। तो फैराडेस लॉ हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो फैराडे का दो लॉ है। तो सबसे पहला लॉ जो फैराडे ने दिया था, लॉ 1, उन्होंने बोला था whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced in the coil and that EMF lasts as long as the change in magnetic flux linked with the coil lasts। कुछ समझ नहीं पाया ना? मैं भी बोल दे, मैं भी समझ नहीं पाया, लिख देता हूँ। मैं समझ नहीं पाया ऐसे बोलो, समझ पाया हूँ वही मैं आप लोगों को बोलता कैसे होता है। Whenever there is a change in magnetic flux, change in magnetic flux associated with a coil, जब भी एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, एन EMF is induced in the coil and this EMF lasts as long as the कितना देर तक EMF लास्ट करता है? as long as the change in magnetic flux, change in magnetic flux associated with the coil lasts। और तो देखिए अभी क्या है इसमें फैराडे ने बोला है, अभी हमने क्या देखा, एक कोई भी अगर मेरे कॉइल है, यहाँ पर कोई भी कॉइल है, तो यहाँ पर जब तक मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेट आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करेगा। एक मैं पहले एक्सपेरिमेंट का बात बोल रहा हूँ। तो जब तक मेरे फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ही इसके अंदर आएगा या जाएगा, आएगा या मैग्नेट जाएगा। जब भी ये फेनोमेना होगा तभी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, नहीं तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब इसके अंदर जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तभी इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसी ईएमएफ के लिए करंट फ्लो करेगा। तो वही इन्होंने बोला है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल, मतलब एक मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज करेगा एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, तब तक इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और वो ईएमएफ कब तक लास्ट करेगा? जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट कॉइल लास्ट। जब तक इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इसमें ईएमएफ लास्ट करेगा। समझे? यह है लॉ 1। और सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ नंबर 2, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो हमारा द इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux associated with the coil. The induced EMF is directly
प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of the induced direct proportional to the rate of change of magnetic flux associated with the coil, मतलब क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर हम लोग बोलें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। दीज आर द टू फैराडेज लॉ, दीज आर द टू क्या है, ये हमारा दोनों है फैराडेज लॉ। तो समझ गए। तो पहला लॉ से, फैराडे का पहला लॉ से हमें क्या मिलता है, फैराडे का पहला लॉ से हमें मिलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट मिलता है कहाँ से, लॉ 1 से, और लॉ 2 से मिलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारा मतलब ये क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है हमें लॉ 2 से, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से। समझ गए। दीज आर द टू लॉज ऑफ फैराडेस। अभी क्या हुआ, फैराडे ने तो ये बोल के चल गया, फैराडे ने ये दोनों लॉ दे के फैराडे चल बसे मतलब और भी बहुत सारे काम किए फिजिक्स में, और कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी उनको इन दोनों लॉज की वजह से जाना जाता है। लेकिन उनमें इस लॉ में एक तो प्रॉब्लम था, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन कभी भी हम लोग फिजिक्स में एक्सेप्ट नहीं करते। प्रोपोर्शनलिटी तो ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट रिलेशन जब तक आप लोग नहीं एस्टेब्लिश करेंगे तब तक हमारा फायदा क्या। आपने रिलेशन बोल दिया, जैसे हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ तब पढ़ा था, लेकिन जब तक हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन ने एस्टेब्लिश कर दिया तब तक तो हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। हम लोग जब प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो तब तक फैराडे ने तो ये वाला बोल दिया। इसको एप्लीकेबल किसने किया, इसका जो अप्लाइड जो फॉर्मूला है वो लाया है लेंस। तो फैराडे को भी नोबेल प्राइज मिला था, फैराडे को इस लॉ की वजह से नोबेल प्राइज मिला था। सिमिलरली लेंस को भी इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। लेंस ने सिर्फ इसको थोड़ा चेंज कर दिया, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, और उसी की वजह से उनको क्या मिल गया, एक नोबेल प्राइज मिल गया। इसका मतलब क्या, लेंस का काम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत बात। लेंस का भी जो काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेंस ने क्या किया और लेंस का फॉर्मूला क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। फैराडेस लॉ समझ गए, तो अभी चलिए लेंस लॉ हम लोग सीख लेते हैं। सो व्हाट आर द लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या है देख लेते हैं। लेंस लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, मतलब जो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ है सच दैट इट इज द कॉज विच अपोजिट्स, मतलब जो उसका जो कॉज है उसी को वो अपोज करता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल is such that it opposes the cause of its क्या, is opposes the cause of its क्या, cause of its, the opposite is cause of its origin। समझ पा रहे हैं ना। The induced EMF in a coil is such that इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, या जिससे वो बनता है अपोजिट इट्स कॉज। तो मतलब क्या है, तो फैराडेस लॉ ने तो बोला था, फैराडे ने क्या बोला था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई डी टी। तो लेंस ने बोला द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब हमारा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इस ओरिजिन का हमेशा अपोज करता है, मतलब इस आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लेंस लॉ ने इसको मॉडिफाई करके लेंस ने क्या किया, लेंस ने हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग दिया। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फैराडेस लॉ, या हम लोग इसको बोल सकते हैं द लेंस लॉ। तो लेंस ने क्या किया, अल्टीमेट हमारा फॉर्मूला दे दिया बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड क्या, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी। तो ये काम था फैराडे का, और लेंस ने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक माइनस देके नोबेल प्राइज लेके गया। लेकिन मैं जितना आसानी से बोल रहा हूँ बात उतना आसान है नहीं, इसमें भी बहुत कुछ काम था, बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट था जो लेंस ने किया। और ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये है डी फाई डी टी, और हमें क्या पता है, फाई इक्वल्स टू पता है हमारे पास क्या है, एन बी ए, हमें ये भी पता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस डी अपॉन डी टी
NBA इस फॉर्मूला से मैं भी ये लिख सकता हूँ, जहाँ पर E क्या है, E इज द इंड्यूस्ड EMF, दिस इज द इंड्यूस्ड EMF, समझे। तो यहाँ से भी हम लोग अलग अलग केसेस में न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे लेंस लॉ का, थोड़ा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा बोल देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, जब लेंस ने ये वाला प्रपोजल दिया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने लेंस को अपोज किया कि इधर हमारा एनर्जी तो कंजर्व नहीं हो रहा है, तुम तो बेटा बोल दे रहे हो कि इधर माइनस है। लेंस ने बोल दिया सिंपल यहाँ पर माइनस है, लेकिन जब भी माइनस हो रहा है हमारा एनर्जी कंजर्व कहाँ से हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये फिनोमेना देखिए क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो मतलब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक हो रहा है। लेकिन अब एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बहुतों का आइडिया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो यहाँ से हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, यहाँ पर हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब लेंस लॉ में एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन आ गया कि सर एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा। आपने तो बता तो दिया सर ये वाला, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कैसे होगा, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा। तो उसको लेंस ने कैसे समझाया, देखिए कि मैं अगर सिंपल वही पहले वाला एक्सपेरिमेंट से स्टडी करूँ, फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट, अगर मैं उसी सर्किट को बना के फैराडे का एक्सपेरिमेंट करूं, तो देखिए क्या होता है, नॉर्थ साउथ, तो ये इधर आ रहा है, यहाँ पर मेरा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बात ये होता है कि जब भी मेरा मैग्नेट इधर आ रहा है, तो जब भी मैग्नेट इधर आ रहा है तो क्या हो रहा है, बोले तो इधर नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, तो नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा तो मतलब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो मतलब जब भी मैग्नेट अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, मैग्नेट अप्रोच हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उधर एक इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, उधर एक इंड्यूस्ड करंट हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट तो होगा, उसके पहले क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है। तो मैग्नेट जब भी हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट जो फ्लो कर रहा है, ये जो करंट हो रहा है, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब देखिए क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, इधर भी हमारा नॉर्थ के जैसे इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेट अप्रोच कर रहा है, उधर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, और वहां से क्या हो रहा है, करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वही हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब मैग्नेट इधर फ्लो कर रहा है, इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इस ईएमएफ को अपोज कौन कर रहा है, इसको भी कौन अपोज कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, करंट अपोज कर रहा है। फैराडे ने जो बोला, लेंस ने जो बोला कि अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट, इधर नॉर्थ पोल आ रहा है तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फ्लो हो रहा है, देखिए ना, अपोजिट क्यों बोल रहा हूँ, इधर आ रहा है, ये तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है ना, नहीं तो हमारा जिस तरफ आ रहा है तो उसी तरफ करंट फ्लो करना चाहिए। लेकिन देख रहे क्या देख रहा है, करंट भाग रहा है, नॉर्थ पोल से दूर भाग रहा है करंट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहीं से हमारा क्या कॉन्सेप्ट आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन का भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया है। समझे बात मेरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग समझ गए। अभी आपसे ये थोड़ा थियोरेटिकल समझ गए, तो आज के लिए थ्योरी हम लोग इतना करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, जैसे मोशनल ईएमएफ, जैसे VBL साइन थीटा, वो सब पढ़ेंगे, हम लोग बोलेंगे, ज़्यादा टेंशन है नहीं। लेकिन थोड़ा आप लोगों को मैं ये अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं मिस करने जा रहा था कि वेबर का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो देखिए इसी फॉर्मूला से हम लोग वेबर का डेफिनेशन करेंगे। फाई किसका यूनिट है, फाई का यूनिट है वेबर। तो हमारे पास क्या आया, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास आया क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वेबर। तो देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 1 वेबर क्या है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ d∅dt। तो अगर इफ induced EMF is 1 volt, t equals to 1 second, then हम लोग कह सकते हैं कि phi या t equals to 1 second, तब हम लोग कह सकते हैं phi equals to 1 वेबर, तब कह सकते हैं phi equals to 1 वेबर। मतलब डेफिनेशन क्या आया, फॉर यूनिट टाइम इफ
EMF induced in a coil is 1 volt, then the magnetic flux associated with that coil is said to be 1 Weber. तो definition क्या हुआ? For unit time, if induced unit time क्यों? t 1 second है. If induced EMF is 1 volt, then the magnetic flux associated with that coil is said to be 1 Weber. Said to be 1 Weber. जल्दी से लिख लीजिए 1 वेबर का डेफिनेशन क्या है, जल्दी से लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, लिख लिया, समझ गए? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वेबर. तो ये थोड़ा आप लोगों को बोलना था, ये भी हो चुका है. अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यहाँ से. सो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. हाँ, ये तो हो चुका है. सो अगर आपको मैं बोलूँ एक मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है आप लोग को विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3t² - 6t + 1. तो क्वेश्चन में आपको दिया है t = 2 सेकेंड में हमारा EMF कितना इंड्यूस्ड होगा. ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या पता है, E = -d∅dt. तो -d/dt 3t² - 6t + 1, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन निकाल सकता है. तो माइनस क्या आएगा, माइनस बाहर रहेगा, इधर क्या होगा 6t - 6 + 1, ये आया हमारा E. तो क्या चाहिए कितना में, एट t = 2 सेकेंड. t = 2 सेकेंड में चाहिए. तो 2 सेकेंड में क्या होगा, -6 × 2 और +1, ये तो 0 हो जाएगा, -6 दैट इज -12 - 6 दैट इज -6 वोल्ट. तो इंड्यूस्ड EMF कितना आ चुका है, तो इंड्यूस्ड EMF 6 वोल्ट आ चुका है. और हमारा माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा अपोज कर रहा है, हमारा जिस तरफ से फ्लो कर रहा है उसको अपोज कर रहा है. तो ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है. या अगर दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल कराऊं, देख लीजिए, ये एक टाइप का न्यूमेरिकल हो चुका है. दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल कराता हूँ. आप लोगों को बोल दे रहा है कि कहीं पर हमारा कि कोई भी कॉइल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, या चलिए रेडियस है हाँ 1 सेंटीमीटर, और उसका टर्न्स है 500, और आपका मैग्नेटिक फील्ड उधर फ्लो कर रहा है 2 टेस्ला, और उस t = 4 सेकेंड के लिए हमारा इंड्यूस्ड EMF क्या है. ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो कुछ नहीं है, पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद EMF निकालेंगे. तो फ्लक्स कितना हो रहा है, NBA, N कितना है 500, B कितना है 2 टेस्ला, और एरिया क्या है πr², पाई का वैल्यू 3.14, r² 1 है. 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, तो 10⁻² होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ना r क्या है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर. तो ये मेरा क्या आ चुका है, इतना वेबर आ चुका है फ्लक्स. तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, phi/t. तो phi क्या है 500 × 2 × 3.14 × 10⁻² होल स्क्वायर होना -4 होगा. और टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 2 2 = 4. तो यहाँ से क्या होगा 2 × 250. इसको जो करेंगे सॉल्व करेंगे, आंसर इसमें आ जाएगा वोल्ट में. तो ऐसा टाइप का भी न्यूमेरिकल आ सकता है. ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं, सब इधर उधर करके सब आता है. बहुत ही इजी चैप्टर है. और अब तक आई होप आप लोग समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है. तो कॉन्सेप्ट समझ गए, और 1-2 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे. ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं. तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं. कुछ भी डाउट होता है, एनी टाइप ऑफ डाउट, आप लोग फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट करके पूछना. मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं आप लोग का आंसर नहीं करूंगा. ठीक है. तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.